हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको क्लास 10वीं के इतिहास का 5वां लेसन मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया के विषय में समझाने जा रही हूँ। इसमें मैं आपको समझाऊंगी कि ये जो बुक है ये कहाँ से छपी, कैसे इनकी शुरुआत हुई, सबसे पहला छापाखाना कहाँ था आदि के बारे में बताऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तो चलिए मेरी वीडियो की तरफ। तो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 10वीं के इतिहास का 5वां पाठ, जिसका नाम है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। इसमें हम आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वही करवाने जा रहे हैं। तो अगर आपको प्रतियोगी परीक्षाएं या बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे नंबरों से पास होना है तो इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो पहला प्रश्न है, चीन में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग कब से आरंभ मानी जाती है। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होती है, जो लकड़ी के ऊपर की जाती है। तो उत्तर है 594 ईस्वी। दूसरा है, चीन में मुद्रण सामग्री का प्रमुख उत्पादक कौन था। उत्पादक क्या है कि किसने शुरुआत की, तो ये की थी चीनी प्रशासन ने, या इसको हम ये भी कह सकते हैं चीनी राजतंत्र ने। ठीक है। भारत में सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस कहाँ लगाई गई, तो ये लगाई गई थी गोवा के कोंकणी में। क्या है, गोवा में क्या थे, पुर्तगाली थे जिन्होंने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस लगाई थी। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने वाले कौन थे, तो वो थे पुर्तगाली। उन देशों के नाम बताइए जहां प्रारंभिक प्रकार की मुद्रण प्रौद्योगिकी विकसित हुई। प्रौद्योगिकी क्या होता है, तकनीक। तो ये देखिए, ये चीन, जापान और कोरिया। तो क्वेश्चन में ये तीनों ऑप्शन भी होंगे और लास्ट में होगा उपरोक्त सभी, तो आपको लिखना है उपरोक्त सभी। ठीक है। आगे है, जापान में छपी सबसे पुरानी किताब कब छपी। तो क्या है कि जापान में सबसे पुरानी किताब 868 ईस्वी में छपी थी, और ये कौन सी थी, ये थी डायमंड सूत्र। तो ये क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है कि किताब कब छपी या कौन से सन में छपी। ठीक है। तो अगला है, कुशनविशी का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है सुलेखन। सुलेखन का क्या अर्थ है, सुंदर एवं कलात्मक लिखाई। ये एक प्रकार की कला है जिसमें हम अक्षरों को बड़ा ही बड़ा या छोटा या जो है सजावट के साथ लिखते हैं, उसको हम सुलेखन कहते हैं। तो आगे है अगला क्वेश्चन, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया। ये क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है कि छापे खाने का आविष्कार किसने किया और वहाँ पर सबसे पहली पुस्तक कौन सी छपी। ठीक है। तो ये किया था इसका योहान गुटेनबर्ग ने, और इसने सबसे पहले पुस्तक छापी थी बाइबिल। ठीक है। आगे है, गुटेनबर्ग ने रोमन वर्णमाला के कितने अक्षरों के लिए धातु टाइप बनाए। तो ये बनाए थे 26 अक्षरों के। धातु टाइप क्या होता है, धातु टाइप होते हैं किसी भी धातु के ऊपर अक्षर बनाए जाते हैं और उन अक्षरों से छपाई की जाती है। जैसे आजकल स्टैंप होती है, उन पे जो लिखा होता है ऐसे स्टैंप मार देते हैं, ऐसे ही उस समय पे अक्षर बना के उनके द्वारा जो है बुक लिखी जाती थी। आगे आता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, मुद्रण ईश्वर की महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। मतलब क्या है कि जो आजकल हम मुद्रित करने लगे हैं वो ईश्वर की सबसे बड़ी देन है। क्यों है, क्योंकि पहले जिस भी दार्शनिक के विचार होते थे, जिस भी संत के विचार होते थे, वो बोलकर चले जाते थे, वो अगली पीढ़ियों को नहीं मिल पाते थे। तो मुद्रण के माध्यम से क्या है कि वो चीज़ें आज भी हम पढ़ पा रहे हैं और आज की पीढ़ी भी जो है आगे आने वाली पीढ़ी को ऐसे ही अपनी जो सर्वोत्तम रचना है वो दे सकती है। तो इसको जो है एक ईश्वर की महानतम देन माना है और सबसे बड़ा तोहफा कहा है। तो ये शब्द किसने कहे थे, ये कहे थे मार्टिन लूथर ने। और एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि धर्म सुधार आंदोलन किसने किया था, तो ये भी किया था मार्टिन लूथर ने। ठीक है। आगे क्वेश्चन आता है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पास किया गया, तो ये किया गया था 1878 में। अब आप पूछोगे जी वर्नाक्यूलर क्या होता है, तो वर्नाक्यूलर क्या था कि जब हमारा भारत इंग्लैंड के कब्जे में था, इंग्लैंड का गुलाम था, उस समय इंग्लैंड ने क्या है कि हमारे लोगों को सैनिकों के रूप में प्रयोग किया था। कहाँ पर, अफगान के अंदर। अफगान वैसे स्वतंत्र था, वहाँ के लोग स्वतंत्र थे, लेकिन इंग्लैंड वाले क्या चाहते थे, उन पर कब्जा कर ले और उनके वहाँ जितने भी खनिज पदार्थ हैं उनके ऊपर वो अपना कब्जा जमा लें। तो इसमें उन्होंने क्या किया, भारत के लोगों को सेना के रूप में प्रयोग किया, लेकिन वो वहाँ पर हार गए। अब इंग्लैंड वाले ये नहीं चाहते थे कि भारत के लोगों को ये पता लगे कि उनका मिसयूज किया गया है। ठीक है। तो उन्होंने प्रेस के ऊपर क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया, एक एक्ट पास कर दिया कि कोई भी हमारे खिलाफ जो है प्रेस के अंदर कुछ भी नहीं छापेगा। तो इसको कहते हैं वर्नाक्यूलर प्रेस
एक्ट। आगे आता है गुलामगिरी का लेखक कौन था। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध बुक थी गुलामगिरी, और इसको लिखा था ज्योतिबा फुले ने। ठीक है, ये किसके ऊपर लिखी गई थी, तो ज्योतिबा फुले द्वारा जाति प्रथा के अत्याचारों के बारे में ये पुस्तक लिखी गई थी। कौन सी पुस्तक? गुलामगिरी। ये कब लिखी गई थी? ये 1871 में लिखी गई थी। कहने का क्या मतलब है कि जो जाति के ऊपर, जाति के नाम पे जो लोगों का शोषण होता था, अत्याचार होते थे, उनके विरुद्ध, उन अत्याचारों के विरुद्ध जो है ये बुक लिखी गई थी। तो अगला क्वेश्चन है, इटली में 1295 में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीक कौन लाया था। देखिए, क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा जाता है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि चीन से यूरोप में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को कौन लाया था, या ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को कब जो है इटली में लाया गया और किसके द्वारा लाया गया। तो देखिए, इसका उत्तर है मार्क पोलो। ठीक है, 1295 में मार्क पोलो जो है चीन से इटली में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीक को लाए थे। अगला है, चरम पत्र या जानवरों के चमड़े से बनी लेखन की सतह को क्या कहते हैं। चरम क्या होता है? स्किन। ठीक है, खाल। तो उस खाल से पत्र बनाए जाते थे और उन पर लेखन का काम होता था, लिखते थे। ठीक है, तो उसको क्या कहते थे, यानी खाल के जो पत्र तैयार करके उन पे जो लेखन का काम होता था उसको क्या कहते हैं? वेलम कहते हैं। आगे है, गुटेनबर्ग प्रेस में छपी पहली किताब कौन सी थी जिसकी 250 प्रतियां छापने में 3 वर्ष लग गए। आपको मैंने पहले बताया था कि गुटेनबर्ग प्रेस में सबसे पहली किताब कौन सी छपी थी? बाइबल छपी थी, और इसी की 250 प्रतियां निकालने में 3 वर्ष का समय लगा था। ठीक है, अब ये गुटेनबर्ग क्या था? ये गुटेनबर्ग प्रेस एक आधुनिक प्रेस थी। ठीक है, अगला है, तुलसीदास की रामचरितमानस का पहला संस्करण कब और कहाँ प्रकाशित हुआ था। क्या था कि तुलसीदास ने लिखी थी रामचरितमानस, उसने अपने जो है हाथ से वो बुक लिख दी थी। ठीक है, लेकिन उसका जो प्रिंटिंग प्रेस का जो पहला संस्करण निकला था वो कब और कहाँ निकला? वो 1810 में कलकत्ता में निकला। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो का पुराना नाम क्या था। तो टोक्यो को पहले कहते थे एदो। ठीक है, इसके आगे आता है, बिब्लियोथेक ब्लू का क्या अर्थ है। तो ये क्या थी कि फ्रांस में एक नीली जिल्द में सस्ते कागज में बंधी हुई छोटी किताबें थी जिनको बिब्लियोथेक ब्लू कहा जाता था। तो आगे हम करवाते हैं कि 18वीं सदी के यूरोप में कुछ लोगों को ऐसा क्यों लगता था कि जो मुद्रण संस्कृति है वो निरंकुशवाद का अंत और ज्ञानोदय होगा। मतलब कहने का क्या है कि लोगों के मन में ऐसी क्या भावनाएं उमड़ी कि वो मुद्रण संस्कृति को निरंकुशवाद का अंत मानने लगे और लोगों के अंदर ज्ञान का उदय समझने लगे। ठीक है, तो आंसर क्या है? देखिए, सबसे पहले है, बाजार में अनेक विषयों की पुस्तकें आने के कारण लोगों की रुचि बढ़ी और वे नियमित पाठक बन गए। क्या है कि बाजार में बहुत सारे टॉपिक पे जो है बुक आने लगी, वो सस्ती होने के कारण लोग उनको पढ़ने लगे और उनकी रुचि बढ़ने लगी। इससे वो क्या हो गए? उन बुकों के नियमित पाठक हो गए। पुस्तकें अधिक सस्ती होने के कारण समाज के हर वर्ग तक पहुंच गई थी। मतलब क्या है, पुस्तकें इतनी सस्ती थी कि उनको मजदूर भी पढ़ सकते थे, उनको कारीगर भी पढ़ सकते थे, उनको राजा भी पढ़ सकते थे, उनको रंक भी पढ़ सकते। मतलब कहने का ये है कि इतनी सस्ती होने के कारण ये गरीब से गरीब तबके के लोगों तक भी पहुंच गई थी। पुस्तकों में राजशाही और चर्च की आलोचना की जाने लगी। मतलब इन बुकों के अंदर राजा के शासन की और जो चर्च में सबसे श्रेष्ठ जिसको माना जाता था पोप को, उसकी भी आलोचना इसके अंदर होने लगी। तो लोगों के अंदर जो है एक धारणा बनी हुई थी कि जो राजा है, जो पोप है, वो सर्वश्रेष्ठ हैं और उनका कोई भी अपमान नहीं कर सकता। इन पुस्तकों के माध्यम से उनका ज्ञानोदय हुआ और उनको इनके बारे में पता लगा। आगे है, फ्रांस के उपन्यासकार मर्सिये ने कहा कि छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है। कहने का क्या मतलब है कि जो छापाखाना है, जो प्रिंटिंग प्रेस है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बहुत सारी किताबों की रचनाएं की, किताबें बनाई और वो आम लोगों तक पहुंच रही थी, इसलिए उनको सच्चाई पता लगती जा रही थी और उससे एक ऐसा जनमत तैयार हो रहा था जो निरंकुशवाद के लिए बहुत ही बड़ा खतरा था। तो इन्होंने कहा कि छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है, इसमें बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा, अर्थात जो तानाशाही है, चाहे वो पोप की है, चाहे वो राजा की है, वो इस जनमत के आगे खत्म हो जाएगी।
अगला है मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। मतलब भारत में जो राष्ट्रवाद की भावनाएं पनपी उसमें मुद्रण संस्कृति का क्या योगदान रहा, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। समाचार पत्रों से जनता को पता चला कि अंग्रेजी सरकार किस प्रकार फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण कर रही है। मतलब क्या था कि पहले कोई साधन नहीं था, जनता अनपढ़ थी, उन्हें ज्ञान नहीं था कि किस प्रकार अंग्रेजी सरकार उनका फायदा उठा रही है। तो समाचार पत्रों के माध्यम से जनता के अंदर ये ज्ञान हुआ कि ये जो अंग्रेजी सरकार है ये फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर उनका बेवकूफ़ बना रही है और इस नीति के तहत जो है वो शासन कर रही है। जब उन्हें इस नीति के बारे में पता चला तो उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। अगला है भारत से धन किस प्रकार इंग्लैंड जा रहा है, इसकी जानकारी भी जनता को समाचार पत्रों के माध्यम से लगी। क्या है कि भारत के अधिकतर लोग अनपढ़ थे, उनको ये ज्ञान नहीं था कि जो इंग्लैंड सरकार है वो किस प्रकार जो है भारत के संसाधनों का प्रयोग करके इंग्लैंड में उनका उपयोग कर रही है। ये जानकारी भी जनता को समाचार पत्रों के माध्यम से लगी और उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना पनपी। आगे है कई लेखकों ने राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत लेख लिखे। कहने का क्या मतलब है कि जब लेखकों ने नए नए लेख लिखे राष्ट्रवाद की भावना पर तो लोगों के मन में अपने देश के प्रति प्यार उमड़ गया। जैसे आप कोई भी फिल्म देखते हैं देशभक्ति की, जैसे बॉर्डर वगैरह है, तो उसमें आप क्या देखते हो कि आपकी भावनाएं ऑटोमेटिक जो है देश के प्रति आ जाती हैं। तो उस समय पे फिल्में नहीं थी, उस समय पे ये लेख बने हुए थे जिसकी भावनाओं से लोग ओतप्रोत होकर राष्ट्र के प्रति समर्पित होते जा रहे थे। आगे है आनंद मठ। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास ने लोगों के मन में राष्ट्रवाद का उदय किया। एक बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक उपन्यास लिखा आनंद मठ और इसके अंदर उन्होंने वंदे मातरम गीत लिखा जिसे हम राष्ट्रीय गीत के नाम से जानते हैं। उसमें जो शब्द हैं वो लोगों के मन में इतने समा गए कि उनके मन में अपने देश के प्रति प्रेम उमड़ पड़ा। अगला है कई समाचार पत्र जैसे हिंदू, केसरी, मराठा और बॉम्बे थे, उनके अंदर ऐसे लेख लिखे गए जिससे लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना जगी। अगला है भारतीय समाचार पत्र अंग्रेजों की गलत नीतियों की खुलकर आलोचना करते थे। उनकी आलोचना देखकर, उनकी गलत नीतियों को देखकर लोगों के मन में अपने देश के प्रति भावनाएं उमड़ पड़ी और वो अपने देश से प्यार करने लगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो मुद्रण संस्कृति है उसने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे है 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि भारत में उस समय पे बहुत ज़्यादा मात्रा में जो जनता थी वो गरीब थी, तो उन पर इस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ा। देखिए क्या है कि 19वीं सदी में पुस्तकें सस्ती होने के कारण चौराहों पर बिक रही थी, जो गरीब व्यक्ति खरीद सकता था। मतलब उस समय पे इतनी सस्ती बुक थी कि चौराहों पर बिकती थी और गरीब व्यक्ति उनको खरीद सकता था। दूसरा उस समय क्या कारण था कि जो सार्वजनिक पुस्तकालय वो खुलने लगे थे, मतलब जो सरकार है वो स्वयं ही पुस्तकालय खोल रही थी। और तीसरा क्या कारण था कि जो धनी लोग थे, यानी वहाँ कर स्थानीय जो लोग थे जिनके पास पैसा था, वो पुस्तकालय को खोलना अपनी प्रतिष्ठा और मान सम्मान समझते थे। इसलिए अत्यधिक मात्रा में जो है जगह जगह पर पुस्तकालय खुले हुए थे, पुस्तकें सस्ती थी, इससे जो है गरीब जनता की पहुँच में वो थी। इसका क्या असर पड़ा कि इससे पुस्तकों के माध्यम से सुधारवादियों ने मजदूरों को संगठित किया। मतलब लोगों को जो है सुधारवादियों ने इकट्ठा करके उन मजदूरों के हक के बारे में उनको बताया, इससे उन मजदूरों के अंदर एक चेतना उभरी। दूसरा है 1938 में जाति और शोषण के बीच का अंतर कानपुर के मील मजदूर काशी बाबा ने समझाया। क्या है कि एक मील मजदूर था, कौन? काशी बाबा। कहाँ पर था ये? कानपुर की मील के अंदर। उसने लोगों को, मजदूरों को जाति और शोषण के बीच का क्या अंतर है उनको पुस्तकों में पढ़ के चेतना के माध्यम से लोगों को समझाया। आगे है कि 1935 से 1955 के बीच सुदर्शन चक्र नाम की एक बुक लिखी एक मजदूर ने, और उसका जो लेखन था उसको सच्ची कविताएं एक संग्रह था उसमें छापा गया। ठीक है, इससे लोगों के मन में मजदूरों के प्रति, उनकी भावनाओं के प्रति चेतना जागृत हुई और मजदूर वर्ग इन पुस्तकालयों के माध्यम से ही संगठित हो पाया। आगे है बम्बई और बेंगलोर के मील मजदूरों ने पुस्तकालय स्थापित किए और इन पुस्तकों के माध्यम से जो रिजल्ट आ रहा था उससे प्रेरित होकर बम्बई और बेंगलोर के जो मील मजदूर थे उन्होंने अपने स्वयं के पुस्तकालय स्थापित किए। आगे है
मुद्रण युग से पहले की पांडुलिपियों पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। मतलब कहने का क्या है कि अब तो मुद्रण युग आ गया है, लेकिन इससे पहले जो पांडुलिपियां बनती थी उन पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी और अनेक स्थानीय भाषाओं में हस्तलिखित क्या होता है, हाथ से लिखी हुई जो पांडुलिपियां थी वो ताड़ के पत्तों पे थी या फिर हाथ से बने कागजों पर बनाई गई थी। इन्हें तख्तियों की जिल्द से सीलकर रखा गया ताकि वो खराब ना हो। अब पढ़ते हैं पांडुलिपियों की कमियां। क्या है कि पांडुलिपियां जो थी ये आप सभी को पता है कि ताड़ के पत्तों पे लिखी जाती थी, तो ये क्या है कि इसमें काफ़ी कमियां भी थी। क्या कमियां थी? ये अत्यधिक समय में तैयार होती थी क्योंकि हस्तलिखित थी, बहुत लंबे समय में ये तैयार की जाती थी। दूसरा क्या है कि अत्यधिक खर्चीली होने के कारण कम लोग ही इन्हें पढ़ पाते थे। मतलब ये हर वर्ग की पहुंच से बाहर थी, इन्हें कुछ लोग ही पढ़ पाते थे। उसके बाद है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में खतरा रहता था। क्या है कि ये इतनी नाजुक होती थी कि इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में खतरा बना रहता था। अत्यधिक नाजुक होने के कारण नष्ट होने का भय बना रहता था। ये इतनी नाजुक होती थी कि इन्हें आराम से पकड़ना पड़ता था। अगर इनको थोड़ा सा भी ज़्यादा पकड़ लेते थे तो ये नष्ट हो सकती थी। आगे है अलग अलग तरीके से लिखी जाने के कारण पढ़ने में कठिनाई होती थी। इनको जो है अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से लिखते थे, इसलिए इनको पढ़ने में भी कठिनाई आती थी। नकल उतारने में अत्यधिक समय खर्चा होने के बाद भी गलतियों की संभावना बनी रहती थी। क्या है कि एक अगर पांडुलिपि है और हम उसकी नकल उतार के उसकी दूसरी प्रति तैयार करना चाहते हैं तो इसमें अत्यधिक समय भी लगता था, खर्चा भी लगता था और फिर भी हम उसको सेम टू सेम नहीं उतार पाते थे, उसमें गलतियों की संभावनाएं बनी रहती थी। अगला जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है मुद्रण संस्कृति की फ्रांस की क्रांति को लाने में क्या योगदान रहा, वर्णन कीजिए। क्या है कि मुद्रण संस्कृति से फ्रांस में क्रांति आई, कुछ दार्शनिकों और कुछ उपन्यासकारों का ये कहना है। तो इसमें मुद्रण संस्कृति का क्या योगदान रहा, यह 3 तर्कों के माध्यम से हम आपको समझाते हैं कि 1789 ईस्वी में फ्रांस में जो क्रांति आई उसकी पृष्ठभूमि मुद्रण संस्कृति ने तैयार की। उसके निम्नलिखित तर्क हैं। सबसे पहला है कि उस समय पर रूसो और वॉल्टेयर जैसे दार्शनिकों ने अपने लेखों में लिखा कि जनता को राजा और पोप के निर्णयों और रीति रिवाजों को मानने के स्थान पर तर्क की कसौटी पर कसने के लिए जागरूक किया। कहने का क्या मतलब है कि उस समय पर रूसो और वॉल्टेयर जैसे दार्शनिक थे, उन्होंने अपने लेखों के माध्यम से जनता को समझाया कि वो राजा और पोप के निर्णयों और रीति रिवाजों को ऐसे ही ना माने, वो उसके स्थान पर उन तर्कों को, उन रीति रिवाजों को जो है अपने तर्क की कसौटी पर कसे, अगर वो उनको सही लगे तो ही वो उनको माने। इस चीज़ के लिए जनता को उन्होंने जागरूक किया और यह पाठक वर्ग निरंकुश सत्ता पर प्रहार साबित हुआ। तो ये जो पाठक वर्ग था जो रूसो और वोल्टेयर जैसे दार्शनिकों के लेखों को पढ़ता था, उनको पता लग गया कि जो राजा है या पोप है वो कितने निर्णय और कितने उनके रीति रिवाज सही हैं। तो कुल मिला के जो वो पाठक वर्ग था वो निरंकुश सत्ता के ऊपर एक प्रहार के रूप में साबित हुआ। अगला था कि मुद्रण ने सभी नियमों, संस्थाओं और मूल्यों पर आम जनता द्वारा वाद विवाद कर तर्क को महत्व दिया। क्या है कि जो मुद्रित पुस्तकें पढ़ के लोगों के मन में जो है अनेक विचारों ने जन्म लिया। इससे वो सभी नियमों पर, संस्थाओं पर और मूल्यों पर वाद विवाद करने लगे और तर्क को ज़्यादा महत्व देने लगे। इस प्रकार समाज के अंदर एक नई प्रकार की क्रांति का सूत्रपात हुआ। आगे है कि 1780 के दशक में कार्टूनों और कैरिकेचरों के माध्यम से, कैरिकेचर क्या होते हैं, जो व्यंग्यात्मक कार्टून होते हैं उनको कैरिकेचर कहते हैं, उनके माध्यम से साहित्यों में राजाओं के भोग विलास और जनता की कठिनाइयों को दिखाया। मतलब क्या है कि कार्टूनों के माध्यम से जनता को जागरूक किया, कैसे कि जो राजा है वो कितना भोग विलास करते हैं और जनता कितनी कठिनाइयों में होती है। इससे जनता के मन में जागृति आई और इसने जो है समाज के अंदर एक क्रांति का स्वरूप तैयार किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो मुद्रण संस्कृति है उन किताबों के माध्यम से, उन लेखों के माध्यम से जनता जागरूक हुई और उन्होंने एक क्रांति का काम किया। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।